व्यवस्था में चाक चौबंद तत्पर अपने सभी सुरक्षा कर्मियों का। हमारे ये जवान उसी भारत देश के सपूत हैं जो ज्ञान विज्ञान धर्म संस्कृति से ओतप्रोत है, या यूं कहें कि ज्ञान और विज्ञान का पर्याय है भारत, धर्म के सन्मार्ग का पर्याय अध्याय है भारत। ज्ञान और विज्ञान का पर्याय है भारत, धर्म के सन्मार्ग का अध्याय है भारत, संस्कारों की अपूरित धान है भारत, सच कहूं तो इस धरा की शान है भारत। स्वर्गलोक से निकलकर प्रलयंकारी वेग से धरा की ओर बढ़ रही मां गंगा की धारा को जिस शिव शंकर ने अपनी जटाओं में रोका था, उसी शिव को अति प्यारी नगरी काशी में निवास कर हम जीविकोपार्जन करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। शिव के त्रिशूल पर स्थित काशी, जहां भगीरथ के कोटिशा पूर्वजों का उद्धार करने वाली मां गंगा की अविरल धारा उत्तर वाहिनी हो जाती है, उसी काशी की पंचकोशी सीमा के अंतर्गत स्थापित है हमारा ये डीजल रेल इंजन कारखाना। पूर्व में काशी, मध्य में बनारस और वर्तमान में वाराणसी। यहीं कहीं मांडवी ऋषि का आश्रम था, जो आज मंडुआ डीह के नाम से जाना जाता है, और समीप ही आनंद कानन वन भी था, जो आज कंदवा कहलाता है। ऐसी पावन भूमि पर स्थित है हमारी ये कर्मस्थली। यार ये डाउन कर लेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब इंजन का लोकार्पण करने के पूर्व वहां लगी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। डेरेका के स्थापना काल से आज तक के प्रगति का चित्रण इस प्रदर्शनी में किया गया है। भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को इस निर्माण इकाई का शिलान्यास किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को रोजगार देने की दिशा में भी इस इकाई ने अप्रतिम योगदान किया है। यहां निर्मित प्रथम रेल इंजन को लाल बहादुर शास्त्री ने 3 जनवरी 1964 को लोकार्पित किया था, और तब से लेकर आज तक यह संगठन निरंतर नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए नित नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय झंडी दिखाकर WDP 4D रेल इंजन को लोकार्पित कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप इस स्टेडियम में भी देख रहे हैं। जी हाँ, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस पल का अभिवादन करें। डीरेका ने जिस शिद्दत के साथ इस रेल इंजन का निर्माण किया है, उस डीरेका के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि रत्न प्रसविनी माटी जिसकी सरगम गाती धारा, रत्न प्रसविनी माटी जिसकी सरगम गाती धारा, धर्म संस्कृति भाषा जाति का संगम है यह न्यारा, पौरुष के हैं कीर्तिमान है प्राणों से भी प्यारा, पौरुष के हैं कीर्तिमान है प्राणों से भी प्यारा, दुनिया भर में अलग चमकता DLW हमारा, दुनिया भर में अलग चमकता DLW हमारा। जोरदार तालियों के साथ
स्तरीय डीजल रेल इंजन का निर्माता और निर्यातकर्ता बन चुका है, परंतु आज से आरंभ होने वाले विस्तारीकरण परियोजना की सबसे बृहद और दीर्घकालिक स्मरणीय बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इस परियोजना का शुभारंभ करने के लिए इस डेरेका में आ चुके हैं। इस परियोजना से डेरेका के चौमुखी विकास में सहायता तो प्राप्त होगी ही, यहाँ के कार्यरत कर्मचारियों को अपने कार्य से संबंधित मिलने वाली अनेक प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय डेरेका के कुशल कर्मचारियों द्वारा निर्मित जिस रेल इंजन का लोकार्पण कर रहे थे, वह 4500 अश्व शक्ति वाला WDP-4D रेल इंजन है, जो बड़ी रेल लाइन का डीजल रेल इंजन है और सवारी गाड़ी खींचने के लिए बनाया गया है। यह 4000 से अधिक अर्थात 4500 अश्व शक्ति वाला है और इसमें 2 केबिन बनाए गए हैं। इस प्रकार यह WDP-4D सीरीज का रेल इंजन है। चालक दल की सुविधा के लिए इसमें एक कक्ष आगे और एक कक्ष पीछे की तरफ लगा है। दोनों केबिनों से रेल इंजन का परिचालन समान रूप से किया जा सकता है। दोनों कक्षों में यथोचित चौड़ाई वाले कंट्रोल कंसोल लगाए गए हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी TFT स्क्रीन दोनों केबिनों के कंट्रोल कंसोल पर समेकित परिचालन को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए हैं और कोहरे के मौसम में लोको पायलट साफ साफ देख सके, इसके लिए इस रेल इंजन में हीटेड विंडशील्ड यानी डिफॉगर ग्लासेस भी लगाए गए हैं। पायलट की सुविधा के लिए केबिन में एयर कंडीशन और हीटिंग के साथ साथ वेंटिलेशन की भी सुविधा दी गई है। इसमें एर्गोनॉमिक डिजाइन की सीट लगाई गई है, जिस पर बैठकर पायलट आसानी से पूरे कंट्रोल कंसोल को ऑपरेट कर सकता है। इसमें बेहतर रखरखाव वाले 6 3 फेज AC इंडक्शन ट्रैक्शन मोटर लगाए गए हैं। 16 सिलेंडर 710 G3B ईंधन दक्ष और स्वदेशी AC कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ इसे कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। इंजन की कूलिंग बढ़ाने के लिए 54 इंच का रेडिएटर फैन भी इसमें लगाया गया है और इनके अलावा और भी अनेक खूबियों से विशेषताओं से सुसज्जित है ये रेल इंजन, जिसका लोकार्पण अभी आपके समक्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा डेरेका कारखाने में किया गया और उसका अवलोकन आपने इस परिसर में किया। अबे चेयर कौन लेगा? व्हाइट कलर का नहीं नहीं हम लोग हमारा मोबाइल हमारा सर वो भी है लाइव नहीं हुआ। हाँ एनआई तो टेंशन क्या है? एनआई का फुल फॉर्म हम रखेंगे, टेंशन रखेंगे, सोच रहे नो हैं। नहीं अरे यार ये सब नहीं, अच्छा नाम रखिए। तुम नहीं आए थे पार्टी में? माननीय प्रधानमंत्री महोदय बस कुछ ही क्षणों में है? इस परिसर में पधारने वाले हैं। शायद कभी से लायक होंगे जो होगा। रजनीश तुम हमें ना बताया करो, तुम्हारे बारे में पल पल की खबर रहती है मुझे। कैसे क्या हाल है? वो भी आई है? ये काम करेगा यार? सीएम पीएम कहाँ काम करेगा?
अरे यार सुबह से आए हैं भैया, यहीं खाना ने कुछ लाने नहीं दे रहे, बाहर तो आइए। यही महाराज तो यही तो हम सुनने के लिए बेताब थे। सुबह से बाहर पड़ा है सामान, आने नहीं दे रहे नहीं। वो बता दिए हम जानते का पास अब आप बता दिए ना, अब मिलेगा पास नहीं वास ना। है क्या ये नाटक, अब मिलेगा नहीं है। पास वास है नहीं। आलो पांडे बार गए तो उसको रोक लिए, तो हम क्या हम तो लेके अभी कहाँ ना आ रहे हैं, आ गए। और हम तो बिना पास ही गए हैं, कहाँ पास तो वहाँ से कुछ लाए नहीं हैं। हमसे कह रहे हैं कि तो आपके पास पास, हम के नहीं है, तो कह रहे हैं कि तब हम नहीं जाने देंगे। हम ही आतंकवादी लग रहे हैं सब, जो अंदर मतलब कैमरा सब नहीं कुछ है, हो सकता है कैमरा बम। अरे मालिक आप जाइए महाराज। अरे लाए सर, सुबह से बताएं जाइए, अपने पेट भर गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही क्षणों में इस परिसर में पधारने वाले हैं। मैं एक बार पुनः दोनों गेट पर लगे हुए अपने सभी सहयोगियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी लोग इस परिसर में आना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अवलोकन करना चाहते हैं, उन्हें सुचारू पूर्वक सुविधाजनक तरीके से आने दिया जाए और यत्र तत्र खड़े अपने सभी दर्शकों से, सभी आगंतुकों से हम यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। डीजल रेल इंजन कारखाना, जिसे आप डीरेका के नाम से भी जानते हैं, इसने अपनी गौरवशाली यात्रा की शुरुआत 2600 अश्व शक्ति के प्रथम रेल इंजन के निर्माण के साथ की, जिसका लोकार्पण श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 3 जनवरी 1964 को किया गया। इस रेल इंजन का डिजाइन अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी से आयात किया गया था। इन रेल इंजनों को डीरेका द्वारा ईंधन दक्ष और 3100 अश्व शक्ति तक उन्नत किया गया। वर्ष 1998 में डीरेका ने मेसर्स जनरल मोटर्स अमेरिका के साथ अपने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अंतर्गत स्टेट ऑफ द आर्ट 3 फेज एसी तकनीक को आत्मसात किया और वर्ष 2002 में अपना प्रथम 4000 अश्व शक्ति के उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों को निर्गत किया। विगत दशक के दौरान डीरेका ने आईजीबीटी कंट्रोल का प्रयोग रेल इंजनों की क्षमता में 4000 अश्व शक्ति से 4500 अश्व शक्ति तक की वृद्धि, डुअल कैब और वातानुकूलित कैब का प्रावधान कर रेल इंजनों का उन्नयन किया है। डीरेका ने इस प्रौद्योगिकी का और विकास किया तथा 5500 अश्व शक्ति के WDG-5 रेल इंजन के प्रोटोटाइप का भी निर्माण कर लिया है। अब तक डीरेका ने 7065 रेल इंजनों का निर्माण किया है। वर्तमान में डीरेका 7 प्रकार के रेल इंजनों का उत्पादन कर रहा है और डीरेका ने 11 देशों को 137 रेल इंजनों का निर्यात भी किया है। इसके साथ ही 523 रेल इंजनों की आपूर्ति भारत में ही गैर रेलवे ग्राहकों को भी की है। 89 हेक्टेयर के विशाल कार्यशाला क्षेत्र और कुल 6058 कर्मचारियों की श्रम शक्ति से युक्त है हमारा ये डीजल रेल इंजन कारखाना। लोको उपस्करों के स्वदेशीकरण के साथ ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए डीरेका ने विस्तारीकरण परियोजना शुरू की और इस कार्य के निष्पादन के लिए रेल मंत्रालय के अधीन लघु रत्न पब्लिक सेक्टर उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड को टर्न की बेसिस पर परियोजना के निष्पादन का दायित्व सौंपा गया। परियोजना के प्रथम चरण के लिए कुल 213 करोड़ रुपए की लागत का संयुक्त कार्य दिया गया है और उसको पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च 2017 निर्धारित किया गया है।
परियोजना के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य इस कारखाने में होने वाले हैं वो है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग शेड, जो 13,260 वर्ग मीटर का आच्छादित क्षेत्र होगा। एक नई ब्लॉक शॉप, लोको फ्रेम शॉप और लोको असेंबली शॉप का निर्माण, उसकी स्थापना, उसका विस्तारीकरण होगा। बेकिंग ओवन के साथ उन्नत पेंट बूथ के साथ साथ नई पेंट शॉप का निर्माण किया जाएगा। उच्च उत्पादकता वाली मशीनों का समावेश किया जाएगा। ऑटोमेटिक स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम यानी ASRS के साथ 6,000 टन की भंडारण क्षमता का स्टोर वार्ड विकसित किया जाएगा। आधुनिक सामग्री संचालन उपकरण की स्थापना की जाएगी। रूफ माउंटेड ग्रिड संबद्ध सोलर पावर प्लांट द्वारा 250 किलोवाट हरित ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। यह परियोजना धार्मिक नगरी वाराणसी में प्रधानमंत्री महोदय के संदेश मेक इन इंडिया का सूत्रपात भी करेगी। हाँ बोलिए। हेलो, क्या होगा क्या? हेलो, 5:30 बजे तो पहुँचे हैं सुबह। हाँ, महाराज एक बार भी फोन तो नहीं करते। क्या फोन करें यार, होटल है ये था, गए 2 घंटा सोए तो ये हुआ वापस देना, तो आप रीड करके ऑफिस से दे दिया। फिर गए 80 घाट पे लाइव लिए, पहले ओबी से था, अब ओबी जो वो लेके जाना तो हमको लाइव दे दिया। हुआ क्या बताइए, क्या आपको सूचना मिली है? कुछ लोग घायल वायल हैं। सुनने तुमने तो हमको भी आ रहा है कि कौन की पिटाई हुई कांग्रेस की। जैमर आ जाएगा, हट जाएगा जो भी खेले खत्म हो गया ना। यहाँ से नहीं दिख रहा है। चला जाएगा, जब तक है तब तक दे रहे हैं। भैया है और देखिए, आप देखिए बटन दिख रहा है, वे बीच वाले में ना, इधर बीच वाले में बटन यहाँ पे नहीं, बीच वाले में राइट वाले में। अरे दूर लगा ना वो सामने है वाइट वाला। अब कहाँ गए? जो फोन लगा ये बटन ये ना आ रहे हैं भाई, रास्ते देखिए, ये में। बीच वाला है। कहाँ, ज़्यादा दूर है क्या वो? ये बीच वाला है, लंच करने चले गए। पीछे होंगे, गेस्ट हाउस में होंगे पीछे। राइट में लेकिन राइट में क्लिक करिए। राइट में कहाँ पे? राइट में कहाँ? आप दाहिने करिए, आप दाहिने में थोड़ा सा ले, दाहिना मेरा इधर है। और उनको बटन दिखाना है जहाँ वहाँ पे बटन ये है। बटन कहाँ है? यही बटन है। हाँ ठीक है, हाँ बटन यही है। नहीं नीचे ना है कैमरा, देख रहा हूँ कहाँ दिखेगा। ऊपर अबे वहाँ से ऊपर बोल दो, कोई हैंडी कैमरा चल रहा है। हाँ ना, हाँ आप करना है क्या? उसी आप करना है, बंद करना क्या सर? हाँ और बात करिए, थोड़ा बात करिए। इतना वाइट रहेगा एक सेकंड। हाँ बोलिए। हाँ पैन करके देखिए। हाँ 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 देखो वीडियो में। हाँ ठीक है। अमर अमर अमर, हाँ हो जाएगा। और भाई देखो वीडियो मिल रहा है, देखो वीडियो मिल रहा है।
बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं मिल क्यों नहीं रहा है? कि आजादी मिलने के बाद देश की बागडोर संभालने वाले नीति नियंताओं ने तुम कह रहे वीडियो नहीं देश के विकास के लिए तुम्हारे अनेक कहना सार्थक नहीं है, पहल चुलबुल की और उन्हीं में से तोड़ भी एक दोगे रहा ना तो टेंशन नहीं रहेगा। परिवहन का विकास। परिवहन के क्षेत्र में हम एक बार पकड़ अग्रणी लेना भूमिका निभाने वाले हमारा नहीं जाएगा। भारतीय रेल का पहिया तेजी से घुमा पता है कहाँ से और उन पकड़ना है। पहियों को घुमाने की शक्ति देकर शर्त से कर दो, गतिमान हो गया। बनाने के लिए तत्कालीन वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों ने लोको कंपोनेंट वर्क्स के नाम से इस औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना वाराणसी में करने का निर्णय लिया। कालांतर में यह प्रतिष्ठान डीजल रेल इंजन कारखाना के नाम से विकसित हुआ। यह नगरी काशी, जिसे शिव की नगरी, संस्कृति की नगरी, मोक्ष की नगरी, धर्म की नगरी, ज्ञान की नगरी, आध्यात्म की नगरी और मस्ती की नगरी भी कहते हैं। काशी नगरी के लिए अलंकरणों की कोई कमी नहीं है। इसे सबसे प्राचीन और सनातन नगरी भी कहते हैं। गंगा के तट पर बसी इस नगरी को अंतिम तीर्थ भी माना जाता है। यहीं सारनाथ भी है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पार्श्वनाथ और पतंजलि की भी इस नगरी से संबद्धता बताई जाती है। खुद में काल और इतिहास की कई शताब्दियों को समेटे यह शहर गंगा के साथ बराबर चलायमान है। कबीर और तुलसी की इस नगरी का सबसे अहम पहलू है पुरानी जड़ों से इसका जुड़ाव। पुरानी रवायतों को जीवित रखने के लिए आज भी इस शहर के लोग कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आते हैं। इस मौके पर जात पात और अमीर गरीब की खाई कहीं नजर नहीं आती। काशी की इसी अदा पर तो दुनिया फिदा है। 5 बजे तो पहुंचे हैं। देशी विदेशी पर्यटकों की वर्ष पर्यंत जुटने वाली भीड़ इसकी गवाही देती है। अरे यार जब बोल दिया तो इस शहर की खासियतों को बयां करना वाकई आसान नहीं है। काशी विश्व की अद्भुत नगरी है। ज्योतिषियों के अनुसार 25 अक्षांश और 83 रेखांश पर बसने वाली काशी की यह विशेषता संभवतः विश्व की अन्य किसी नगरी में नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मोक्ष प्रदाता बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित है। पेट खराब हुआ तो कहना काशी में 84 घाटों की कतारबद्ध अर्ध चंद्राकार श्रृंखला देखते ही बनती है। हर घाट का अपना अलग ही महत्व है। इनमें से आदि केशव घाट को काशी का मुख्य द्वार भी माना जाता है। गंगा के उस पार पूर्व दिशा में प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य की लालिमा, पंछियों का कलरव, मंदिरों से उठते घंट घड़ियाल शंखों की अनुगूंज, मस्जिदों से आती अजान की आवाजें, हर हर गंगे और हर हर महादेव का उद्घोष, एक ओर जहां सुबह बनारस की मनोहारी छटा भी घेरते हैं, वहीं दूसरी ओर मां गंगा की सायंकालीन आरती काशी की पहचान बन चुकी है। 7 वार और 9 त्योहार, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा और काशी के लिए ही ये मुहावरा प्रयुक्त होता है। जिसका तात्पर्य यह है कि यहाँ सप्ताह के 7 दिनों में 9 उत्सव पारंपरिक रूप से मनाए जाते हैं। एक ही दिन में सुबह के समय किसी मुहूर्त में कोई त्योहार तो उसी दिन दोपहर या शाम को किसी अलग मुहूर्त में कोई दूसरा उत्सव। वैसे यहाँ के लक्खी मेलों का अपना अलग ही आनंद है। इनमें 1 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता होने के कारण इसे लक्खी मेला कहते हैं। नाटी इमली का भरत मिलाप, चेतगंज की नकटैया, 80 की नाग नथैया और रथ यात्रा का मेला पुराने समय से होता चला आ रहा है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से देव दीपावली के साथ साथ डेरेका का दशहरा मेला और डाला छठ भी लक्खी मेलों में शुमार हो गया है। डीजल रेल इंजन कारखाना के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही क्षणों में यहां पधारने वाले हैं।
इस अवसर पर आप सभी का हम एक बार फिर डेरेका परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बंधुओं कि हमारा यह डीजल रेल इंजन कारखाना पिछले कुछ वर्षों से निर्धारित लक्ष्य से अधिक रेल इंजनों का उत्पादन करता चला रहा है और नए नए कीर्तिमान स्थापित करता चला रहा है। डेरेका को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 14001 तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 18001 प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन के क्रम को जारी रखते हुए हमें विश्वास है कि इस वर्ष भी डेरेका निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्य 245 रेल इंजनों का है, जिसमें से 30 नवंबर तक 167 रेल इंजनों का निर्माण किया जा चुका है। यदि अनुपातिक लक्ष्य देखा जाए तो अप्रैल से नवंबर तक का लक्ष्य 163 रेल इंजनों का होता है और हमने उससे 4 अधिक रेल इंजन बना लिए हैं। यानी लक्ष्य से हम 2.5% आगे चल रहे हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि डेरेका के कुशल इंजीनियरों, प्रबंधकों और मेहनतकश कर्मचारियों की बदौलत इस वर्ष भी डेरेका अपने लक्ष्य से अधिक रेल इंजनों का निर्माण करने में सक्षम होगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, तंजानिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, सूडान, सेनेगल, माली, अंगोला, मोजाम्बिक और मलेशिया आदि देशों को डेरेका ने अब तक 137 रेल इंजनों का निर्यात किया है, जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, राज्य विद्युत बोर्ड, जिंदल स्टील वर्क्स, वेदांता, अडानी, जेपी, आर्शिया आदि स्वदेशी गैर रेलवे ग्राहकों को हमने 523 रेल इंजनों की आपूर्ति की है। डेरेका में 5500 अश्वशक्ति के रेल इंजनों का निर्माण अब तक किया जा चुका है। 5500 अश्वशक्ति वाले रेल इंजनों की ढुलाई क्षमता अपेक्षाकृत 3% अधिक है और इससे माल ढुलाई की गति में 10% सुधार होने की संभावना है। इस प्रकार के 2 रेल इंजनों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और चालू वित्त वर्ष में 5500 अश्वशक्ति वाले 5 और आगामी वित्त वर्ष यानी 2015-16 में 25 रेल इंजनों को बनाए जाने की योजना है। डेरेका द्वारा आयात किए जाने वाले 85 क्रैंक केस स्वयं बनाए गए, जिससे 73.10 करोड़ रुपए की बचत हुई है। क्रैंक शाफ्ट, क्लच डाउबलिंग असेंबली, टर्बो मेन डाउजिंग मशीन्ड पिस्टन, ट्यूब ऑयल कूलर, क्रैंक केस असेंबली, कवर एसेसरी ड्राइव असेंबली, टर्बो डाउबलिंग असेंबली आदि के स्वदेशीकरण और आयात निर्भरता में कमी से लगभग 273.55 करोड़ रुपए की बचत की संभावना है। पारदर्शिता की दृष्टि से डेरेका की वेबसाइट पर डेरेका की सभी निविदाएं, IRPS, सभी क्रय आदेशों का संक्षिप्त विवरण और समग्र विक्रेता निर्देशिका उपलब्ध है। डेरेका द्वारा सवारी डिब्बों में यात्री सुविधा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पावर की आपूर्ति
रेल इंजनों से ही करने की दिशा में होटल लोड का प्रावधान आरंभ किया गया है, जिससे पावर कार हटाकर एक अतिरिक्त कोच लगाया जा सकेगा और रेलवे की आमदनी में वृद्धि भी हो सकेगी। इस प्रकार के अब तक 10 रेल इंजन डेरेका द्वारा बनाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबंध में सूचना मिली है कि उनका आगमन कुछ ही क्षणों में इस परिसर में होने वाला है। मैं यहां उपस्थित सभी अतिथियों से, सभी आगंतुकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और साथ ही इस परिसर के बाहर खड़े अपने सभी साथियों, सभी आगंतुकों से मेरा निवेदन है कि इस परिसर में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बताओ भाई, पर्यटक बताओ भैया, बताओ डीजल रेल इंजन कारखाना ने, जैसा कि आपको ज्ञात है, कि 1350 अश्वशक्ति से लेकर 5500 अश्वशक्ति वाले विविध प्रकार के रेल इंजनों का निर्माण किया है। एल्को और ईएमडी प्रौद्योगिकी से संबद्ध यह प्रतिष्ठान विश्व में डीजल रेल इंजन निर्माताओं में अग्रणी स्थान रखता है। नई तकनीक को डेरेका हमेशा आत्मसात करता रहा है और डेरेका द्वारा निर्मित डीजल रेल इंजनों से माल ढुलाई की तुलना में रोड ट्रांसपोर्ट में अधिक खर्च होता है, जो लगभग 5 गुना होता है। यानी कि रेल की ढुलाई से 5 गुना अधिक खर्च हमें रोड ट्रांसपोर्ट से ढुलाई में देना पड़ता है। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रेलवे ट्रैक पर जब एक बिजली का इंजन आता है, तब उसमें जितनी बिजली की खपत होती है, उतनी बिजली में 6500 घरों को 8 घंटे की आपूर्ति की जा सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि डीजल इंजन कई मायनों में किफायती और पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है। मेरे दादी सर बोला कब आगे बातें खत्म हो गई चट गई। अरे सुबह 7 बजे फ्लाइट होते हैं तो उसको दिए वो भी वाले चार्ज करने के लिए। मैं यहाँ अपने साथियों को ये भी बताना चाहूंगा कि मालगाड़ियों अथवा यात्री गाड़ियों के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पायलट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डेरेका द्वारा रेल इंजनों में ऑन बोर्ड टॉयलेट लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। चालक केबिन को वातानुकूलित किया जा रहा है और योजना है कि वर्ष 2015-16 से सभी रेल इंजनों में एयर कंडीशन लगा दिए जाएंगे। बेहतर दृश्यता के लिए स्पष्ट और साफ साफ दिखाई दे हमारे पायलट्स को, इसके लिए डुअल कैब वाले रेल इंजन बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ईंधन खर्च में प्रति लोग को 2.5% की कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। डेरेका द्वारा अब तक के सर्वाधिक अश्वशक्ति यानी 6000 हॉर्स पावर के रेल इंजनों के निर्माण का प्रयास भी किया जा रहा है और आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में इस प्रकार के दो रेल इंजनों को बनाए जाने की योजना है।
डीरेका के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ करने के लिए माननीय रेल मंत्री महोदय के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही क्षणों में इस परिसर में होने ही वाला है। प्रतीक्षारत आपके मन की बात मैं समझ सकता हूं। आपकी संवेदनाओं को शायद ये पंक्तियां मुखरित कर सकेंगी कि वाणी है स्तब्ध, दृगों से छलक रही है भाषा। वाणी है स्तब्ध, दृगों से छलक रही है भाषा। अतिथि जनों के शुभागमन की तीव्र हुई अभिलाषा। वाणी है स्तब्ध, दृगों से छलक रही है भाषा। अतिथि जनों के शुभागमन की तीव्र हुई अभिलाषा। नयन चकोर बने हैं सबके, चंद्र बना है द्वार। नयन चकोर बने हैं सबके, चंद्र बना है द्वार। मोदी जी की बाट जोहता डीरे का परिवार। मोदी जी की बाट जोहता डीरे का परिवार। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां। आपकी ठंड भी कुछ कम हो जाएगी और आपके हाथ भी जेब से बाहर आ जाएंगे। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रेल के चतुर्मुखी एवं समग्र विकास के अंतर्गत दीर्घकालिक परियोजनाओं और अपेक्षाकृत बड़े कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को सौंपी गई है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है और डीरेका के परिप्रेक्ष्य में RVNL को डीरेका में प्रतिवर्ष निर्मित किए जाने वाले उच्च अश्वशक्ति के 200 रेल इंजन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 250 रेल इंजनों तक ले जाने का दायित्व सौंपा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत RVNL द्वारा डीरेका के विस्तारीकरण के लिए उपयुक्त वर्कशॉप लेआउट प्लान तैयार करने तथा अतिरिक्त मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए इंटरफ्लीट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कार्य में लगाया गया है। क्या वो स्पीकर लगाने वाले थे? हाँ जी, जा रहा है फ्रेम, जा रहा है। हमने फ्रेम चेक करा दिया है, ऑन करा दिया। डीरेका में सामान्य अवस्था में कार्य करते हमारा ऑन हुए अभी नहीं 500 तक पहुंचने वाले हैं। उच्च अश्वशक्ति वाले 200 रेल इंजनों के निर्माण की क्षमता है, जो इस परियोजना के पूरा होने के बाद बढ़कर 250 तक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न शापों के वर्तमान लेआउट, उनके सुविधाओं, प्रक्रियाओं, सामग्रियों के आगमन एवं भंडारण आदि के कार्य का सूक्ष्मता से अध्ययन कर निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। चलो आ गया। यह कार्य रेलवे और कारखानों के नियमों और शर्तों के तहत किया जाएगा, जिसे भविष्य में भी इसमें विस्तारीकरण का प्रावधान किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस परिसर में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के अनुगूंज से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन करने का कष्ट करें। जी हाँ, काशी की इस परंपरा के अनुसार हम हर हर महादेव के तुमुल नाद से महाप्रबंधक महोदय के साथ साथ इस परिसर में पधारने वाले रेल मंत्री और अपने प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन करने को आतुर हैं, उत्सुक हैं, तत्पर हैं। हर हर महादेव। सभी दर्शकों, सभी आगंतुकों, सभी अतिथियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर कृपया बने रहें। सर ये आ गए हैं मोदी यहाँ पे DLW में, ताकि सुदूर खड़े हमारे दर्शकों को किसी प्रकार जी आगे फ्रेम में आ गए। जी माननीय महाप्रबंधक महोदय सीधा मंच पर विराजमान हो चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय को लेकर।
नमस्कार। दीरिका के विस्तारीकरण परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मंचासीन विशिष्ट अतिथिजनों के साथ आप सभी को एक बार पुनः दीरिका परिवार की तरफ से अमलेश श्रीवास्तव का सादर प्रणाम। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का सादर अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कर्तव्यों की यज्ञ भूमि पर जिसने जीवन किया निछावर, कर्तव्यों की यज्ञ भूमि पर जिसने जीवन किया निछावर, पल पल क्षण क्षण श्रमरत जिनका वदन कांतिमय स्वेद बिंदु कर, पासामिप्य सृजन खिल उठा हुआ स्वयं साकार, पासामिप्य सृजन खिल उठा हुआ स्वयं साकार, ऐसे नरपुंगव का करते हम सादर सत्कार, ऐसे नरपुंगव का करते हम सादर सत्कार। जोरदार तालियों के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हैं। महोदय, संपूर्ण भारतीय रेल परिवार की ओर से दीरिका में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं अब आदरणीय रेल मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया यहां आकर अपने शब्दों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ उपस्थित जनों का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय रेल मंत्री, क्षमा करें, आप लोगों को कोई असुविधा हो तो अपने आप स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में रहने वाले नौजवानों को रोजगार की नई उपलब्धियां पाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम के अंदर ज्यादा से ज्यादा देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, ताकि और बड़े पैमाने पे देश की इकोनॉमी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में देश के गरीब दूर होने के लिए भी कामयाबी मिलेगी। उसी कार्यक्रम के अंदर आज ये डीजल रेल इंजन कारखाने के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के हाथ में कुछ समय पहले किया गया। मुझे कहने के लिए हर्ष होता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल यहां से पहला रेल का इंजन 50 साल पहले भेजा था, और आज हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी परियोजना का शुभारंभ कर रेल को पुनर्निर्माण के लिए जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका भी शुभारंभ किया। पूरे देश में रेल का विस्तार हो, ऐसे अनेक जो प्रदेश है जहां पर रेल नहीं पहुंची, ऐसे कम से कम 20,000 किलोमीटर दूर तक रेल पहुंचाने की जरूरत है। साथ साथ में बहुत सालों से जहां पर रेल का निर्माण किया गया, वहां पर भी आज कम से कम 20,000 से 25,000 किलोमीटर तक दोहरीकरण और तिहरीकरण करने की जरूरत पैदा हो गई है। उसी सभी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए देश में ज्यादा रेल में निवेश करने की आवश्यकता है। रेल में निवेश होगा तो ही रेल का विस्तार होगा और यहां काम करने वाले मजदूरों को भी और नई उपलब्धियां प्राप्त होगी। ये करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रेल को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से रेल का पुनर्निर्माण करने का जो वादा किया है, उसी के अनुसार हम काफी कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे कहने के लिए खुशी है कि बहुत ही जल्द हम देश के सामने रेल के स्टेशन, रेल की पटरियां, रेल के अलग अलग बिंदुओं, कस्टमर सर्विस के अलग अलग बिंदुओं को ऊपर ध्यान में रखते हुए पूरा एक कार्यक्रम सामने रखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है उसके अंत में हम जरूर ये करके दिखाएंगे कि रेल आम जनता के लिए भी है, रेल पूरी तरह से आधुनिक भी है, रेल देश को जोड़ने का भी काम करती है और रेल देश को मजबूत करने का भी काम कर सकती है। और ये करने के लिए आज का दिन मैं मानता हूं शुभ दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 देश के महान व्यक्तियों को भारत रत्न के नाम से सम्मानित किया। उसके लिए भी पूरी जनता की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और ये चाहता हूं कि रेल से भी सिर्फ देश का ही निर्माण नहीं होगा, तो रेल के कारण जो नई संधियां मिलेगी, उसके कारण देश में ऐसे और महामानव
निर्माण होंगे। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को विनती करता हूं कि जिस तरह से आज तक आपने रेल के पुनरुत्थान का समर्थन किया है, उसी तरह से कर हमारे पूरे लोगों का सपना पूरे करने के लिए रेल को एक मजबूत संगठन बनाए। और उसके लिए आप सबके वजह से तरफ से मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। स्वागत रूपी इन सुवासित पुष्पों के माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय ने एक ओर जहां में नव उत्साह से भर दिया, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण वातावरण में नव चेतना का संचार कर दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी डीरेका के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि बटन दबाकर शिलापट्ट का अनावरण करते हुए डीरेका के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ करने की कृपा करें। मंच से पूर्व की दिशा में शिलापट्ट स्थापित किया गया है, जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इस पल का अभिवादन करें। ये ऐतिहासिक पल है, न केवल डीरेका के लिए बल्कि हम सभी के लिए जो इस पल के साक्षी हैं। और अब ओजस्वी, तथ्यपरक, सारगर्भित एवं मृदुल संभाषण के माध्यम से आशीर्वचन और मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित जन समुदाय की ओर से विनम्र आग्रह है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले तेजस्वी, तपस्वी, श्रम साधक, कर्मठ प्रधानमंत्री, जिनके लिए विशेषण भी कम पड़ जाते हैं, ऐसे श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें, हमें आशीर्वचन देने की कृपा करें, हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान अहमद हसन जी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र जी, उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे परिवार के सभी सदस्य बंधु भगिनीगण, मैंने ये कहा कि मेरे परिवार के बड़ी देर लग रही है यार आपको। दो कारण से, क्योंकि एक तो मैं बनारस का हो गया हूं और दूसरा बचपन से एक ही याद रही है, वो है रेल। और इसलिए रेल से जुड़ा हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। और इस अर्थ में मैं परिवारजनों के बीच आज आया हूं और मुझे खुशी है कि आज यहां दो महत्वपूर्ण प्रकल्प, एक तो 4,500 हॉर्स पावर कैपेसिटी का डीजल इंजन राष्ट्र को समर्पित हो रहा है और ये हमारी कैपेबिलिटी है। भारत को आगे बढ़ना है तो इस बात पर अब बल देना होगा कि हम हमारे आत्मबल पर, हमारी शक्ति के आधार पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करें। एक समय था यह देश पेट भरने के लिए अन्न
बाहर से लाता था। जब विदेशों से अन्न आता था तब हमारा पेट भरता था। लेकिन एक देश में एक ऐसे महापुरुष हुए जिसने बीड़ा उठाया, देश के किसानों को ललकारा, आह्वान किया, उनको प्रेरणा दी, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया और देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए। आज हिंदुस्तान अन्न विदेशों में दे सके ये ताकत आ गई और वो काम किया था इसी धरती के लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर हमारे किसान देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अन्न के भंडार भर सकते हैं, तो देश की उस ताकत को पहचान करके हमने देश की युवा शक्ति को आह्वान किया है, मेक इन इंडिया। हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उसका निर्माण देश में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कमी है जिस देश के पास होनहार नौजवान हो? 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवान हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था जय जवान जय किसान, और उन्होंने देश के अन्न के भंडार भर दिए। हम मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर के आए हैं। इंडिजीनियस, भारत की विधा से, भारत के संसाधनों से भारत अपनी चीजों को बनाए। आज डिफेंस के क्षेत्र में हर चीज हम बाहर से लाते हैं। अश्रु गैस भी बाहर से आता है, बताइए। रोने के लिए भी बाहर से हमको साधन लाने पड़ते हैं। ये बदलना है मुझे। और उसमें एक महत्वपूर्ण पहल आज आपके यहां से इंडिजीनियस, मुझे बताया गया ये जो इंजन बना है उसमें 96% कंपोनेंट यहीं पर बने हैं, आप ही लोगों ने बनाए हैं। मैंने कहा है वो अब 4% भी नहीं आना चाहिए, मुझे बताइए कैसे करोगे? उन्होंने कहा हम बीड़ा उठाते हैं, हम करेंगे। डिफेंस, सब चीजें हम बाहर से ला रहे हैं। मोबाइल फोन बाहर से ला रहे हैं, बताइए। हमारे देश में हमें एक वायुमंडल बनाना है और इस पर हम कोशिश कर रहे हैं। रेलवे, आपने मुझे जब से प्रधानमंत्री बना हूं, बार बार मेरे मुंह से रेलवे के संबंध में सुना होगा। घूम फिर करके कहीं पर भी भाषण करता हूं तो रेलवे तो आ ही जाती है। एक तो बचपन से आदत है और दूसरा मेरा स्पष्ट मानना है, भारत में रेलवे देश को आगे ले जाने की इतनी बड़ी ताकत रखती है, लेकिन हमने उसकी उपेक्षा की है। मेरे लिए रेलवे एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप कल्पना कर सकते हो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी संख्या में मैन पावर, इतना पुराना एक्सपीरियंस और विश्व में सर्वाधिक लोगों को ले जाने वाला, लाने वाला, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हो, इसको अगर आधुनिक बनाया जाए,
इसको अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया जाए, मैनेजमेंट परफेक्शन किया जाए, सर्विस ओरिएंटेड बनाया जाए, तो क्या हिंदुस्तान की शक्ल सूरत बदलने में रेलवे काम नहीं आ सकता? भाइयों बहनों, मैं इस सपना देख करके काम कर रहा हूं और इसलिए रेलवे का तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन रेलवे के माध्यम से मुझे देश को आगे बढ़ाना है। और सिर्फ रेल, अब तक क्या हुआ है, रेल मतलब 2-5 किलोमीटर नई पटरी डाल दो, एक आध दो नई ट्रेन चालू कर दो, इसी के आसपास चला है। हम उसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हम चाहते हैं कि रेलवे में अभी भी बहुत लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है वो हिम्मत नहीं करते। अगर आर्थिक रूप से उसको मजबूत बनाया जाए तो हजारों नौजवानों को रेलवे अभी भी एब्सॉर्ब कर सकता है, इतनी बड़ी ताकत है। और इसलिए योग्य मैन पावर के लिए हम 4 रेल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के 4 कोने में। उस यूनिवर्सिटी में जो आएंगे उन नौजवानों की शिक्षा दीक्षा होगी और उनको रेलवे के अंदर नौकरी मिलेगी। हमारे कई रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके संतानों को अगर वहां पर पढ़ने का अवसर मिलेगा तो अपने आप रेलवे में नौकरी करने के लिए उसकी सुविधा बढ़ जाएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए। हम क्या चाहते हैं? आज देश के गरीबों के लिए जो पैसा काम आना चाहिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, गांव के अंदर गरीब आदमी की सुविधा के लिए, उन सरकारी खजाने के पैसे हर साल रेलवे में डालने पड़ते हैं। क्यों? रेलवे को जिंदा रखने के लिए। हम कितने साल तक हिंदुस्तान के गरीबों की तिजोरी से पैसे रेल में डालते रहेंगे? और अगर कहीं और से पैसा मिलता है तो समझदारी इसमें है कि गरीबों के पैसे रेल में के डालने के बजाय जो धन्ना सेठ हैं उनके पैसे रेल में डालने चाहिए। और इसलिए कम ब्याज से आज दुनिया में पैसे मिलते हैं, हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है।
अब मुझे बताइए, ये यूनियन वालों को मैं पूछना चाहता हूं, ये रुपया रेलवे में आए, डॉलर आए, पाउंड आए, अरे आपका क्या फर्क पड़ता है भाई, आपको तो पैसा आ रहा है। दूसरी बात, रेलवे के स्टेशन जितने हैं हमारे, अब मुझे बताइए, मुझे रेलवे यूनिवर्सिटी बनानी है। अगर रेलवे यूनिवर्सिटी में मुझे जापान से मदद मिलती है, चाइना से मदद मिलती है, टेक्नोलॉजी की मदद मिलती है, एक्सपर्टाइज की मदद मिलती है, तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जरा बताइए, सच्चा बोले, दिल से बोलिए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? यही काम ये सरकार करना चाहती है भाइयों। और इतना ही नहीं, आज हम देखें हमारे रेलवे स्टेशन कैसे हैं। रेलवे स्टेशन पर रेलवे में 12-12 घंटे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले रेलवे के कर्मचारी को बैठने के लिए जगह नहीं होती। ये सच्चाई है कि नहीं है? उसको बेचारे को बैठ करके खाना खाना हो, उसके लिए जगह नहीं है। क्या हमारे रेलवे स्टेशन सुविधा वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? रेलवे पर आने वाले लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैंने एक सर्वे किया कि बनारस स्टेशन पे जितने पैसेंजर आते हैं उनको बैठने के लिए सीट है क्या? और मैं हैरान हो गया कि बहुत कम सीट है। ज्यादातर बेचारे बूढ़े पैसेंजर भी घंटों तक रेलवे के इंतजार में खड़े रहते हैं। क्या उनको बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैंने क्या किया, मेरे एमपी लेड का जो फंड था, मैंने रेलवे वालों को कहा कि आप सबसे ज्यादा जितनी बेंच लगा सकते हो प्लेटफॉर्म पर लगाओ, ताकि यहां गरीब से गरीब व्यक्ति को रेलवे के इंतजार में बैठा है तो उसको बैठने की जगह मिले। और मैंने सभी एमपी को कहा, हिंदुस्तान भर में सभी रेलवे स्टेशन पर वो अपने एमपी लेड फंड में से पैसे लगा करके वहां पर बेंचेस डलवाएं, ताकि रेलवे स्टेशन पर आने वाले पैसेंजर की सुविधा बढ़े। मुझे बताइए, ये सुविधा बढ़ेगी तो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधी सीधी बात है, सब आपके फायदे के लिए हो रहा है भाई। आप मुझे बताइए, आज रेलवे स्टेशन जो है बड़े बड़े हार्ट ऑफ द सिटी हैं, 2-2, 4-4 किलोमीटर लंबे स्टेशन है। नीचे तो आपकी मालिकी मुझे मंजूर है, लेकिन रेलवे में आसमान में कोई इमारत बना देता है और रेलवे के खजाने में 1000 करोड़ 2000 करोड़ आ जाते हैं, तो रेलवे मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में, आकाश में अपनी इमारत बनाता है, रेलवे के फायदे में जाएगी कि नहीं जाएगी? मालिकी रेलवे की रहेगी कि नहीं रहेगी? रेलवे के कर्मचारियों का भला होगा कि नहीं होगा? हम जो विकास की दिशा लेकर के चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की हमारी दिशा नहीं है। हमें दुनिया भर का धन लाना है, रेलवे में लगाना है, रेलवे को बढ़ाना है, रेलवे को आगे ले जाना है और रेल के माध्यम से देश को आगे ले जाना है। हमारे देश में रेलवे को सिर्फ यातायात का साधन माना गया था। हम रेलवे को देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखना चाहते हैं, आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखना चाहते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं देश भर के रेल कर्मचारियों को आज आग्रह करता हूं, आइए, हिंदुस्तान में सबसे उत्तम सेवा कहां की? तो रेलवे की। ये सपने को हम साकार करें। इन दिनों जो स्वच्छता का अभियान चलाया है, कभी कभी कभार ट्विटर पर खबरें सुनने को मिलती है, लोग बताते कि साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, अब भी जाता हूं, लेकिन अब जरा डिब्बे साफ सुथरे नजर आते हैं, सफाई दिखती है। देखिए लोगों को कितना संतोष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और ये कोई उपकार नहीं है, हमारी जिम्मेवारी का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी।
धीरे धीरे उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा रेलवे व्यवस्था तंत्र साफ सुथरा क्यों ना हो, उसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब लोगों को कैसे मिले। मैं तो देख रहा हूं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग देश के विकास में इतना हो सकता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। हमारे यहां देश में पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क और रेलवे का नेटवर्क, इन दोनों को अगर बुद्धिपूर्वक उपयोग किया जाए तो हमारे देश के ग्रामीण विकास की वो धरोहर बन सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। रेलवे के पास बिजली होती है, कहीं पर भी जाइए रेलवे पास बिजली कनेक्शन है हिंदुस्तान के हर जगह। रेलवे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटे छोटे गांव में भी छोटे छोटे स्टेशन बने, भले एक ट्रेन आती हो तो भी कोई न कोई वहां बैठा है, कोई न कोई व्यवस्था है, बाकी 24 घंटे वो खाली पड़ा रहता है। उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस गांव गांव तक उसका नेटवर्क है, लेकिन वो पुराने जमाने की चल रही है, उसमें बदलाव लाने मैंने तय किया, मैं बदलाव लाने वाला हूं। अब मुझे बताइए, जो गांव के अंदर रेलवे के स्टेशन है जहां पर दिन में मुश्किल से एक ट्रेन आती है, मेरे हिसाब से हजारों की तादाद में ऐसी जगह है जहां बिजली हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहीं पर मानो एक दो कमरे और बना दिए जाए और उन कमरों में स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस शुरू किए जाए। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करना है तो मशीन टूल चाहिए, मशीन टूल के लिए बिजली चाहिए। बिजली गांव में नहीं है लेकिन रेलवे के पास है। गांव के बच्चे डेली रेलवे स्टेशन आएंगे, रेलवे स्टेशन पर जो 2 कमरे बने होंगे उन 2 कमरों में टूल लगे होंगे, टर्नर फिटर के कोर्सेज चलेंगे। एक साथ हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए बिना रेलवे की मदद से हजारों की तादाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मेरे भाइयों बहनों, बस थोड़ा इसका उपयोग करने की जरूरत है। आप देखिए चीजें बदलने वाली है। मैं रेलवे के मित्रों से कहने वाला हूं कि ऐसे स्टेशन आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर बिजली की सुविधा है, वहां पर सरकार 2-3 कमरे और बना दे सरकार के खर्चे से, और वहां पर उस इलाके के जो 500,000 बच्चे हो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए वो इंस्टीट्यूट चले, ट्रेन का काम करे, इंस्टीट्यूशन का काम करे, रेलवे को इनकम हो जाए, गांव के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो जाए। एक साथ अनेक व्यवस्थाएं हम विकसित कर सकते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज करीब एक तो सोलर प्लांट भी इसके साथ जुड़ रहा है, आधुनिक लोको शेड का एक्सपांशन हो रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए जब पूरा होगा, करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से यहां एक्सपांशन होने के कारण इस क्षेत्र के अनेक नौजवानों को रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। मैं फिर एक बार रेल विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमान सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से रेल का विकास होगा। आजादी के बाद जितना विकास हुआ है उससे ज्यादा विकास मुझे आने वाले दिनों में करना है। मेरे रेल में बैठे हुए मेरे सब साथियों का मुझे, और मैं आप मेरे परिवारजन हैं और इसलिए मेरा आप पर हक बनता है। रेलवे वालों पर मेरा सबसे ज्यादा हक बनता है कि हम सब मिलकर के रेल को एक बहुत बड़ा सेवा का माध्यम बनाएं, सुविधा का माध्यम बनाएं और राष्ट्र को आर्थिक गति को तेज बनाने का एक माध्यम बना दे। उस विश्वास के साथ आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बहुमूल्य और अतुलनीय विचारों को आपने सुना। हमने अपने मानस पटल पर अंकित किया और प्रेस और मीडिया के बंधुओं ने उसे चित्रित किया। अब मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड श्री अरुणेंद्र कुमार जी से कि आयोजन की सुखद स्मृतियों को संजोए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह उसी
रेल इंजन का प्रतीकात्मक मॉडल है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज यहां आने से पूर्व कारखाने में जाकर लोकार्पण किया। अब मेरा विनम्र आग्रह है अध्यक्ष रेलवे बोर्ड श्री अरुणेन कुमार जी से कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मंत्री श्री हसन जी व सभी बनारस के साथियों, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, पूरे रेल परिवार का सौभाग्य है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए विकास की नई दिशा दिखाई। अभी आपने जो इंजन फ्लैग ऑफ किया उसमें बताया कुछ तब्दीलियां करने के लिए, तकनीकी सुधार करने के लिए, इंजन की आवाज कम करने के लिए और लेवल क्रॉसिंग का नक्शा आगे आ जाए इसके बारे में बताया। और साथ साथ प्लेटफॉर्म पे इसके डेवलपमेंट से बात करेगी, हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आपको रेल परिवार की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसमें अगले कुछ समय में काम करेंगे और स्टेशन आइडेंटिफाई करके आपको बताएंगे जहां ये काम हो सकता है। आप हमारे परिसर में आए, हमको इतना जोश दिलाया और पूरे परिवार को ही जोश दिलाया। हम आपके बहुत बहुत आभार के बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है और हम आशा करते हैं और हमें ये उम्मीद है कि जो आपने हमें जोश दिलाया है हम उस पर खरे उतरेंगे और पूरा सपना जो आपने हमारे लिए देके दिया है उस पर हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी की इस आगमन पर हम देरेका परिवार की ओर से आपके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देखते हैं भाई साहब, रुक जाइए।